हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जिसका असेसमेंट ईयर 26-27 है, बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक में कितना कैश डिपॉजिट करें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए, और कितना कैश विड्रॉ करें कि कोई भी टीडीएस ना कटे। यदि टीडीएस कट भी चुका है तो उसका कैसे रिफंड हमें लेना है, इन सभी बातों को इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं या फिर आप पहले से देखते आ रहे हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रूल 114E इनकम टैक्स एक्ट का ये कहता है कि आप यदि एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे फाइनेंशियल ईयर अभी 25-26 चल रहा है, इसमें एग्रीगेट बेसिस पे आप सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपीस या उससे ज्यादा आप डिपॉजिट करते हो तो ये ट्रांजेक्शंस बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक एसएफटी के माध्यम से आपके पैन नंबर के अगेंस्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे। करेंट अकाउंट के केस में कि 50 लाख या उससे ज्यादा का यदि आप डिपॉजिट करते हैं तो ये ट्रांजेक्शंस भी रिपोर्टेबल होती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस कब और क्यों इशू कर सकता है कैश डिपॉजिट के लिए, इसके बारे में तो हम आगे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक से जब हम अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो उस केस में दोस्तों टीडीएस के क्या रूल है। अब कैश विड्रॉ करने पर टीडीएस किस पर्सन का कट सकता है? कोई पर्सन जो कि इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, कंपनी है, ट्रस्ट है या सोसाइटीज है, इन पर्सन्स का टीडीएस काटा जा सकता है। अब टीडीएस किसके द्वारा काटा जा सकता है? तो नॉर्मली आपने जहां पर भी अपना अकाउंट ओपन कराया हुआ है, चाहे वो बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो या फिर कोऑपरेटिव बैंक हो, यहां से आप पैसे विड्रॉ करेंगे तो उसके इसमें टीडीएस डिडक्ट होगा। अब किस टाइप के अकाउंट के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल है? कोई सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट, कैश एंड क्रेडिट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट या कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट। दोस्तों, ये अकाउंट आपकी बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर कोऑपरेटिव बैंक में हो सकती है जहां से कि आप पैसे विड्रॉ कर रहे हैं तो इस पे टीडीएस ये लोग डिडक्ट कर सकते हैं। टीडीएस आपका कब डिडक्ट किया जाएगा और कितने परसेंट से डिडक्ट किया जाएगा ये डिपेंड करता है कि क्या आप आईटीआर फाइल करते हैं या नहीं करते हैं। तो लेट्स से कि फाइनेंशियल 25-26 में आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, तो यहां से लास्ट के 3 असेसमेंट ईयर्स की आईटीआर देखी जाती है। जैसे यहाँ पे 25-26 की यदि हम बात करें तो इससे पहले जाएंगे 22-23, 23-24 या 24-25। यदि आप इन तीनों असेसमेंट ईयर की आईटीआर आपने फाइल की हुई है या इसमें से किसी एक असेसमेंट ईयर की भी आईटीआर आपने फाइल की हुई है तो आप यदि 20 लाख रुपीस तक कैश विड्रॉ करते हैं तो उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो यदि आपकी आईटीआर लगातार हर साल फाइल होती चली आ रही है तो आपको आईटीआर की कॉपी बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक को सबमिट करना है जिससे कि वो टीडीएस ना काटे। यदि आप आईटीआर को फाइल ही नहीं करते हैं, जैसे असेसमेंट है 22, 23, 24, 25 में अब आपने कोई भी आईटीआर इस असेसमेंट ईयर की फाइल नहीं की हुई तो उस केस में भी 20 लाख रुपीस से यदि कैश विड्रॉ करते हैं कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसके बाद यदि 20 लाख रुपीस के ऊपर जाता है लेकिन 1 करोड़ रुपीस तक आपका विड्रॉल है तो उस केस में यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं तो भी कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जो लोग आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं उस केस में 2% का टीडीएस जो है डिडक्ट होगा जब आपका अमाउंट 20 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस करेगा, और ये विड्रॉल यदि 1 करोड़ रुपीस के ऊपर चली जाती है। अब नॉर्मली इतना कोई ह्यूज कैश क्यों विड्रॉ करेगा? ब्लैक मनी सर्कुलेशन को रोकने के लिए ही गवर्नमेंट ने ये सेक्शन 194N इंट्रोड्यूस किया कि जिससे कि नॉर्मल जो कैश का विड्रॉल है वो कम से कम हो सके, सारा काम अकाउंट के माध्यम से हो सके। इन केस यदि 1 करोड़ रुपीस के ऊपर यदि क्रॉस करता है, आप यदि आईटीआर को फाइल करते हो तो 1 करोड़ रुपीस के ऊपर जो अमाउंट जाएगा उस पर 2% रेट से टीडीएस कटेगा। और दोस्तों, यदि आईटीआर आप फाइल नहीं करते हो तो 20 लाख रुपीस के ऊपर और 1 करोड़ रुपीस तक का जो विड्रॉल है उस पर तो 2% के रेट से टीडीएस कटेगा, प्लस जो 1 करोड़ रुपीस के ऊपर आपका विड्रॉल हुआ है उस पर 5% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा और दोनों अमाउंट ही प्लस हो जाएंगे। लेट्स से कि XYZ बैंक में आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है और इसके कई सारे ब्रांचेस में आपके अकाउंट है। टोटल सारे ब्रांचों का मिलाकर के जो टोटल विड्रॉल आ रहा है 1 करोड़ 15 लाख रुपीस आ रहा है। अब आप पिछले 3 असेसमेंट ईयर से अपनी आईटीआर को आप फाइल करते चले आ रहे हो तो यहां पर ये अमाउंट 1 करोड़ रुपीस से जितना एक्सीड करेगा दोस्तों उस केस में 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे सिर्फ 15 लाख रुपीस जो एक्सीड कर रहा है उस पर 2% रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा, 30,000 की टीडीएस डिडक्ट होगी।
यदि XYZ लिमिटेड में सारे ब्रांचेस में यहाँ पे 1 करोड़ 15 लाख रुपीस टोटल आ रहा है कैश विड्रॉल, यदि आप ITR को फाइल ही नहीं करते हो तो उस केस में क्या होगा कि मैंने बताया 20 लाख रुपीस के ऊपर और 1 करोड़ रुपीस तक का जो अमाउंट है उस पर 2% के रेट से TDS डिडक्ट होगा, और 1 करोड़ रुपीस के ऊपर जो अमाउंट जाएगा उस पर 5% रेट से TDS डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे 20 लाख से लेके 1 करोड़ रुपीस तक का अमाउंट जो आता है वो 80 लाख रुपीस आता है। इस पे जो डिडक्ट होगा 2% के रेट से होगा, तो ये आया दोस्तों 1,60,000 रुपीस। अब इसमें जो है प्लस हो जाएगा 1 करोड़ रुपीस से कितना एक्स्ट्रा विड्रॉल गया है, तो वो है 15 लाख रुपीस। तो इस पे दोस्तों डिडक्ट होगा 5% के रेट से TDS, तो ये आया 75,000। तो टोटल TDS डिडक्ट हुआ 2,35,000 रुपीस की। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे LMN की बात करते हैं, जिसमें कि 80 लाख रुपीस की टोटल विड्रॉल आई। यदि आप ITR फाइल करते हो तो उस केस में कोई भी यहाँ पे TDS डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप ITR यदि फाइल करते हो तो 1 करोड़ रुपीस तक कोई भी TDS आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे ये कि आपने 80 लाख विड्रॉ किया और आप ITR को फाइल ही नहीं करते हो, तो उस केस में 20 लाख रुपीस से लेके 1 करोड़ रुपीस तक में 2% के रेट से TDS डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे आपकी रिमेनिंग अमाउंट कितनी आई, 60 लाख की आई, तो उस पे 2% के रेट से TDS डिडक्ट हुआ 1,20,000। और ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ये पर बैंक देखी जाती है, पर पैन नंबर नहीं देखा जाता है। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्सन के पैन नंबर पूरे ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह पे बैंकों में अकाउंट खुले हैं, तो सारे बैंकों का ऐड करके उसके बाद ये TDS डिडक्शन का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं किया जाता है। यहाँ पे पर बैंक ये लिमिट एप्लीकेबल है। एग्जांपल के लिए मान लो कि आपका अकाउंट ABC बैंक और XYZ बैंक दोनों में है, आप ITR फाइल नहीं करते हो, पहले वो सिनारियो देखेंगे, और ITR आप फाइल करते हो तो उसे भी देखेंगे। सबसे पहले आप ITR फाइल नहीं करते हो, ABC बैंक में 15 लाख का विड्रॉल हुआ और XYZ में 17 लाख का विड्रॉल हुआ। दोस्तों यदि दोनों को प्लस आप करेंगे तो ये 20 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर रहा है, तो ऐसे केस में कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो लिमिट देखी जाती है वो पर बैंक देखी जाती है। तो ABC में 15 लाख है और XYZ में 17 लाख है, इसलिए इस केस में कोई भी TDS दोस्तों डिडक्ट नहीं होगा। सेकेंड यहाँ पे है कि आप ITR को फाइल करते हो, तो उस केस में क्या है कि यहाँ पे ABC में 75 लाख का विड्रॉल, XYZ में 65 लाख का विड्रॉल, यदि आप टोटल करोगे तो 1 करोड़ रुपीस के ऊपर जा रहा है, तो उस केस में तो TDS डिडक्ट होना चाहिए। लेकिन रूल ये कहता है कि पर बैंक एप्लीकेबल है लिमिट, इसलिए दोनों ही केस में यहाँ पे TDS डिडक्ट नहीं होगा। सेकेंड एग्जांपल यहाँ पे कि ABC बैंक XYZ दोनों में आपने विड्रॉल किया, इसमें 1 करोड़ 10 लाख का टोटल विड्रॉल, इसमें 90 लाख का टोटल विड्रॉल। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है। लेट्स से कि आप ITR को फाइल करते चले आ रहे हो, तो यहाँ पे TDS जो है डिडक्ट होगा 10 लाख रुपीस पे 2% के रेट से। तो सेक्शन 194N अप्लाई होने के लिए पर बैंक की लिमिट दोस्तों देखी जाती है। अब ऐसे कौन से पर्सन है जो कैश विड्रॉ करेंगे तो भी TDS डिडक्ट नहीं होगा दोस्तों? उसमें कोई गवर्नमेंट है, कोई बैंकिंग कंपनी है, कोऑपरेटिव बैंक है या पोस्ट ऑफिस है, कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है बैंकिंग कंपनी का, जिसे जो ई मित्र होते हैं अपना एक अलग फ्रेंचाइजी ले लेते हैं सेटअप करके, और जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में पीपल हैं जिनको पैसे की जरूरत है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, बैंकिंग सेवाएं देते रहते हैं। इसके बाद व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स हैं जो कि ATM में जा करके वहां पे कैश डिपॉजिट करते हैं, इधर से उधर पैसे को ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे CSC सेंटर। तो दोस्तों जितने भी अकाउंट आपने अभी देखे उसमें आप ऐसी कौन सी एक्टिविटी करेंगे जिससे कि आपकी वो कैश विड्रॉल मानी जाएगी और TDS का रूल एप्लीकेबल हो जाएगा? फर्स्ट मोड ये हो सकता है कि आपके पास ATM कार्ड, चेक बुक नहीं है और आपको पैसे निकालने हैं, आप बैंक के काउंटर पे जाते हो और विड्रॉल स्लिप फिलअप करते हो, बैंक पासबुक की मदद से आप पैसे विड्रॉ करते हो, तो वो अमाउंट भी आपका विड्रॉल में आता है। आपके पास डेबिट कार्ड, ATM कार्ड अवेलेबल है, आप जाकर के वहां से पैसे विड्रॉ करते हो। आपने क्या किया कि मोबाइल बैंकिंग ऐप से आपने कोई OTP जनरेट किया है और आप ATM में जाकर के दोस्तों वहां पर आप कार्डलेस जो है पैसे को विड्रॉ करते हैं, तो ये भी इसमें काउंट होता है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जो कि आधार के थ्रू पैसे देते हैं और आप वहां से पैसे लेते हो, तो वो भी अल्टीमेटली आपके बैंक अकाउंट से ही माइनस होता है, तो उस केस में भी दोस्तों ये विड्रॉल की कैटेगरी में आता है। इसके बाद होता है बियरर चेक, आप चाहे किसी थर्ड पार्टी को दो या फिर आप खुद पैसे जो है विड्रॉ करो, अकाउंट पे ही चेक नहीं है, तो उस केस में भी ये विड्रॉल भी आपकी कैश विड्रॉल की कैटेगरी में आएगी। और यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी जो पैसे आप विड्रॉ करते हो वो भी आपका कैश विड्रॉल में आता है।
तो यहाँ पे दोस्तों कंप्लायंस अब आपको क्या क्या करनी है। सबसे पहला तो ये है कि आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अब नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में जो आईटीआर फाइल होगी उसमें 12 लाख तक की जो टोटल इनकम है दोस्तों वो टैक्स फ्री है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आईटीआर फाइल नहीं करना। आईटीआर फाइलिंग की जो लिमिट है वो 2.5 लाख और 3 लाख है। यदि उसके नीचे यदि आपकी इनकम आती है तब आपको आईटीआर फाइल नहीं करनी। यदि आप बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक में आप सेविंग अकाउंट में 10 लाख है उससे ज्यादा डिपॉजिट करते हैं, करेंट अकाउंट में 50 लाख है उससे ज्यादा डिपॉजिट करते हैं और दोस्तों आईटीआर फाइल करते समय आप ये कहते हो कि हमारी इनकम जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो ये ट्रांजेक्शंस हाईलाइट होते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी करता है और आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे कहां से आए जबकि आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे। इसलिए आपको चाहे वो कैश डिपॉजिट हो या विड्रॉल हो, दोनों ही केस में आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। इसके बाद आपको आईटीआर में इस डिपॉजिट के सोर्सेस आपको बताने इंपॉर्टेंट है। आप यदि बैंक में से विड्रॉ कर रहे हो तो पैसा कहां से आया वो आपको सोर्सेस बताने हैं और यदि आप कैश विड्रॉ भी कर रहे हो तो उसकी भी सोर्सेस आपको बतानी है। यदि दोस्तों आप प्रॉपर तरीके से अपनी आईटीआर में सोर्सेस को डिक्लेयर नहीं करते हो या फिर आप आईटीआर को अवॉइड करते हो, आप फाइल नहीं करना चाहते हो आईटीआर को, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 68 में नोटिस भेज सकता है। दोस्तों कैश से रिलेटेड कुछ अदर रूल्स है। किसी को भी 20,000 रुपीज के ऊपर आपको ना तो कैश में लोन एक्सेप्ट करना ना ही उसको पे करना है। यदि आप कोई शॉप वगैरह में डीलिंग कर रहे हैं तो उस केस में आपको सिंगल ट्रांजेक्शंस में कभी भी 2 लाख से ज्यादा का कैश रिसीव नहीं करना है, जो कि सेक्शन 269SS, 269T, 269ST में कवर्ड है। इसके बाद यदि आपका कैश विड्रॉल पे टीडीएस कट चुका है, वैसे जो मैंने आपको रूल बताया कि एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर यदि आप कैश विड्रॉ करते हैं तो बैंक, पोस्ट ऑफिस कभी भी ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन यदि आपका टीडीएस कट चुका है तो उस केस में मैंने आपको बताया आईटीआर आपको फाइल करना कंपलसरी है और आईटीआर आपको 2, 3 या फिर 4 फाइल करना होता है जिससे कि आपका रिफंड आपको मिल जाए और आपकी टोटल इनकम यदि 12 लाख रुपीज तक आती है टोटल मिलाकर, तो उस केस में आपके जितने भी टीडीएस डिडक्ट रहते हैं वो आपको वापस मिल जाते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।